हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। आज की वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, हालांकि ये टॉपिक थोड़ा सा क्यूमुलेटिव सा टॉपिक है, जिसमें हम बीमारियां यानी कि डिजीजेस, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और प्लस वैदिक नॉलेज, इन तीनों का समन्वय आपके सामने रखेंगे और उससे कोशिश होगी मेरी कि आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल कर आए जो आपके जीवन से बीमारियों को दूर करने में सहाय हो। सबसे पहले दर्शकों बात करते हैं कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम बीमारियों को कहां से देखते हैं। बीमारियों का स्थान, जैसे आप सब जानते हो कि हम 6th भाव यानी छठे भाव को, जिसे हम रोग ऋण शत्रु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और उससे हम बीमारियों को संबंधित करते हैं। मगर छठे भाव में हम छोटी बीमारियों को लेते हैं। बड़ी बीमारियों का सब्जेक्ट जो है उसको हम 8th हाउस यानी कि अष्टम भाव से लेते हैं, जिसमें क्रॉनिक डिजीजेस आती हैं, और 12th हाउस को हम लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन या हॉस्पिटलाइजेशन के साथ संबंधित रखते हैं। ये जो 6, 8, 12 है, ये हमारे हॉरोस्कोप में बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं जहां तक बात है बीमारियों की। हालांकि बहुत सी चीजें इन भावों में डिफरेंट भी हैं, मगर आज की वीडियो में हम उन चीजों की बात नहीं करने वाले। आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं डिजीजेस की, और डिजीजेस को हम वैदिक नॉलेज के साथ कैसे ओवरकम कर सकते हैं उस चीज के बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे। तो दर्शकों, अब आपने ये तो समझ लिया कि कौन कौन से भाव इसके साथ संबंधित होते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए और आगे बढ़ाता हूं। जहां तक बात होती है हमारे चार्ट में हमारी बॉडी की, हमारे सेल्फ की या हमारी आत्मा की, उसमें आपको मालूम है कि 2 भाव संबंधित होते हैं, प्रथम भाव और पंचम भाव, जहां पर सूर्य की प्रेजेंस होती है। और इसी के साथ मन का भाव जो है उसको हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। चतुर्थ भाव यानी कि चौथा भाव, वो मन का स्थान है, और इन सभी का जो मिश्रण बनता है ये कहीं ना कहीं बीमारियों के रूप में एक्सप्रेस होता है। हमारे सामने शरीर में डिफरेंट किस्म की बीमारियां आ जाती हैं। अब ये तो है हमारे चार्ट से संबंधित रोग की इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको यहां पर थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके से भी समझाने का प्रयास करता हूं, जिससे आज की वीडियो का कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ जाएगा। और वो क्या है, आप देखिए, हमारे चार्ट में जो चतुर्थ भाव है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सुख स्थान। सुख का मतलब, सुख को अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो ईज, कंफर्ट। अब ईज का उल्टा क्या होता है? दैट इज डिस ईज, यानी बीमारियां। डिस ईज यानी बीमारियां। सो कहीं ना कहीं सुख स्थान का उल्टा स्थान, ऑपोजिट स्थान, एनिमी स्थान, वो भी बीमारियों का कारक होता है। हालांकि आपके लिए ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन होगी कि ईज और डिस ईज। अगर सुख स्थान हमारा चतुर्थ भाव है तो दशम भाव कहीं ना कहीं, क्योंकि उसका ऑपोजिट भाव है, यानी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बीमारियों को ओवरकम करने के लिए हमें बीमारियों के शक्ति स्थान की तरफ या उसके ऑपोजिट भाव की तरफ देखना पड़ेगा। यानी उसके निदान की अगर बात करेंगे, उसके क्योर की अगर बात करेंगे, वैसे भी दशम भाव हमारे चार्ट का कर्म स्थान है। बिना कर्म के आप समझ सकते हो कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। सो अगर आपको सुख चाहिए तो आपको डिजीज को ओवरकम करना पड़ेगा। सो ये एक नया नजरिया मैंने आपके सामने आज रखा। मगर जहां तक बात है, अब आते हैं, हम बात करते हैं वैदिक नॉलेज की, कि वैदिक नॉलेज को हम बीमारियों के साथ
या बीमारियों की चीजों के साथ हम कैसे आज की वीडियो में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब वैदिक नॉलेज में स्पेशली मैं यहां पर बात करूंगा याज्ञवल्क्य ऋषि के योग सूत्रों की। सबसे दर्शकों, ये मैं आपको बता दूं कि सबसे अगर शरीर के ऊपर किन्हीं दो ऋषियों ने अगर बहुत ही खूबसूरत काम किया है तो वो नाम स्टैंड आउट होते हैं ऋषि पतंजलि और ऋषि याज्ञवल्क्य। पतंजलि को आप सब बहुत आसानी से समझते हो, जानते हो, क्योंकि उन्होंने हमें योग से परिचित करवाया। मगर ऋषि याज्ञवल्क्य योग से भी कहीं आगे चले गए। योग को तो उन्होंने लिया ही लिया, उन्होंने अष्टांग योग के बारे में बात करी, मगर उनका जो मेन काम है, उन्होंने कहा कि बाकी सब चीजें व्यर्थ हैं जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है। और शरीर स्वस्थ होने के लिए उन्होंने हमें 3 रूट्स दिए। और वो रूट्स क्या है? उन्होंने कहा कि हमारा शरीर गवर्न होता है वायु से, नाड़ी से, और तीसरी चीज वायु और नाड़ी के अलावा जो हमारे प्राण हैं। आप कहोगे कि सर ये आपने क्या कह दिया कि वायु और प्राण ये अलग कैसे हुए? क्योंकि अभी तक नॉर्मल हम लोग ये ऐसे ही समझते हैं कि वायु और प्राण एक ही होते हैं। मगर दर्शकों, जब आप भी इन सब्जेक्ट्स को डीप जाके पढ़ोगे तो आपको भी ये चीजें समझ में आएंगी कि हमारे शरीर में, अब आप देखो, सबसे पहले आप समझो इस बात को, जो लोग आयुर्वेद से थोड़ा सा भी रिलेशन रखते हैं, इस चीज को समझते हैं कि आयुर्वेद में नाड़ी परीक्षण को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। वो नाड़ी के परीक्षण से ही शरीर की बीमारियों को बता देते हैं। अब नाड़ियों की अगर हम बात करें तो आपको कौन सी नाड़ियां समझ आती हैं? अगर हम मेडिकल नॉलेज की बात करेंगे तो सीधा सीधा हम पल्स की बात करते हैं। एक ही नाड़ी हमें पता है, पल्स, जो हमारे एक्चुअल में दिल की धड़कन से संबंधित है, दिल की धड़कन के बारे में बताती है। मगर आप हैरानी होगी कि ऋषि याज्ञवल्क्य ने 14 नाड़ियों का वर्णन किया। एक नाड़ी का नहीं, 14 नाड़ियों का वर्णन किया, जिसमें से 3 नाड़ियां आप सबने सुनी भी होंगी, उनके बारे में आपको पता भी होगा कि ये कैसे काम करती हैं। स्पेशली मैं बात करना चाहूंगा सुषुम्ना, इड़ा और पिंगला। इन 3 नाड़ियों के बारे में आप सबने सुना भी है। मगर ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा कि नाड़ियां 3 नहीं 14 नाड़ियां हैं, जिसमें सुषुम्ना, इड़ा और पिंगला ये तो है ही हैं, मगर इसके अलावा 11 नाड़ियां हमारे शरीर में और भी हैं, और वो डिफरेंट स्थान पर पड़ी हैं। ये मेन 14 नाड़ियां हैं, और 14 नाड़ियां आगे विभक्त होके 72,000 छोटी नाड़ियों के रूप में हमारे शरीर को संचालित करती हैं। उन्होंने ये बात बोली। अब उन जो 14 नाड़ियों के नाम मैं आपको बता देता हूं। सुषुम्ना, इड़ा और पिंगला ये तो आप जानते ही हो। जो बाकी नाड़ियां हैं उनके नाम इंटरेस्टिंग हैं। अब जब ये इस तरह की नॉलेज सामने आती है तो बहुत कुछ समझ में भी आता है। तो वो जो नाम है वो मैं आपको बताता हूं। चौथा नाम है नाड़ी सरस्वती, उसके बाद कुहू, उसके बाद गांधारी, उसके बाद हस्तिजिह्वा, उसके बाद विश्वोदरा, फिर उसके बाद वारुणी, उसके बाद यशस्विनी, उसके बाद पयास्विनी, फिर उसके बाद पुषा, और उसके बाद शंखिनी, और आखिरी नाड़ी का नाम है अलम्बुषा। अब आप देखिए 14 तरह की नाड़ियां ऋषि याज्ञवल्क्य ने हमें बताई। अब आप देखिए इसका संबंध हमारे शरीर से कैसे है। सुषुम्ना के बारे में बताया गया कि सुषुम्ना नाड़ी ये टाइम के प्रिव्यू से या टाइम के कॉन्टेक्स्ट से बाहर है। इसका संबंध सीधा सीधा हमारे मूलाधार चक्र से शुरू होकर ये हमारे सहस्रार चक्र तक जाती है, और सहस्रार चक्र की जब भी बात आती है तो आप समझ सकते हो कि ये हमारे शरीर से या हमारे कॉन्टेक्ट से बाहर की बात है। और वैसे भी क्योंकि हम कालजयी हैं, हम टाइम बाउंड हैं, सो टाइम का संबंध हमारे साथ तो है ही है। मगर सुषुम्ना नाड़ी का संबंध बियॉन्ड टाइम है।
सुषुम्ना नाड़ी सिर्फ उन एनलाइटेंड सोल्स के लिए है जिन्होंने अपने मूलाधार चक्र को इतना एक्टिवेट करके अपने सहस्रार चक्र को भी समझ लिया और उसको एक्टिवेट कर लिया। ये तो बात सुषुम्ना नाड़ी की। इड़ा और पिंगला के बारे में आप सब परिचित हैं। इड़ा नाड़ी आपके चंद्रमा से संबंध रखती है और पिंगला नाड़ी आपके सूर्य से संबंध रखती है। अब दर्शकों, यहां पर आप नोट कर लो कुछ चीजें। इड़ा नाड़ी जो है ये आपकी बॉडी के लेफ्ट साइड को सिंबलाइज करती है या उसका प्रतिनिधित्व करती है या उसको गवर्न करती है। पिंगला नाड़ी जो सूर्य से संबंधित है ये आपकी राइट साइड को गवर्न करती है। अब मैं आपको एक बड़ा डीप पॉइंट बताने वाला हूं। आप देखिए, हमारी बॉडी में राइट साइड ऑफ द बॉडी जो हमारी है ये हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में काम करती है। शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में हमारी राइट साइड ऑफ बॉडी काम करती है। लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी हमारे शरीर को आनंद देने को, सुख देने को काम करती है। और कहीं ना कहीं आप देखिए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का संबंध अब आपको समझ में आएगा कि वो कैसे है। कि आनंद का संबंध हमारे चंद्रमा से, हमारे मन से और हमारी इड़ा के साथ है। और जहां तक बात है शरीर को स्वस्थ रखने की, शरीर के टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करने की, ये संबंध हमारे आत्मा कारक कह लीजिए या आत्मा को सिंबलाइज करने वाले प्लेनेट सूर्य से संबंधित है। अब यहां पर अब आप थोड़ा सा चीज को समझिए। अपने राइट साइड में अगर आप देखोगे, राइट साइड का जो आपका लंग है वो साइज में बड़ा है। राइट साइड में एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन आता है, वो आता है लिवर। लिवर भी राइट साइड में है। अब आप अच्छे ढंग से देखिए कि आपके बॉडी में जो बाकी ऑर्गन्स हैं, किडनी है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, या आप यहां से आप समझ सकोगे कि राइट साइड के जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो हमारे शरीर में कितना बढ़िया रिजल्ट देने का काम करते हैं। मगर हमारी मेडिकल साइंस इस तरह नहीं सोचती। हमारी मेडिकल साइंस सीधा सीधा कहती है आपके लंग्स हैं, लंग्स दोनों एक ही है। आपका लिवर है, लिवर पूरा ही है। राइट और लेफ्ट का ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऋषि याज्ञवल्क्य ने क्लियरली हमें समझाया। और जो राइट साइड ऑफ बॉडी है ये आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है। यानी कि शरीर से जो भी कीटाणु, विषाणु से जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जो पॉइजन्स बन रहे हैं उनको बाहर निकालने का काम राइट साइड से होता है। राइट साइड के ऑर्गन्स उसमें यूज होते हैं। और सबसे बड़ी बात, अकेला ये ऑर्गन्स की गेम नहीं है। यहां पर आपका लॉर्ड कौन हो जाता है? आपका लॉर्ड यहां पर सूर्य हो जाता है। अब आप देखिए, हमारी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी या जो वैदिक ज्योतिष है किस तरह रेलेवेंस लेती है। सिर्फ ये ही दो प्लेनेट हैं, सूर्य और चंद्र, जिनको हर तरह के दोष से मुक्त रखा गया है। चाहे हम वो सुपरफिशियल एस्पेक्ट है जब हम ये बात करते हैं कि सूर्य हमारी आत्मा से संबंधित है और चंद्रमा हमारे मन से संबंधित, ये बहुत सुपरफिशियल बात है। मगर जब हम डीप जाके अपने शरीर को जानने का प्रयास करते हैं तब हमें समझ में आता है कि ऋषियों के मन में क्या चीजें हैं जो वो हमें समझाना चाहते हैं। अब ये तो बात थी, मैंने आपको नाड़ियों के बारे में बताया। अब चलते हैं हमारे शरीर में कितनी तरह की वायु हैं। अब जब मैंने कहा कि वायु और प्राण अलग हैं, आप भी थोड़ा सा हैरानी आपको हुई होगी कि ये मैंने क्या बोल दिया। अब यहां पर जब मैं आपको बताने वाला हूं कि 10 तरह की वायु हमारे शरीर में होती है, जिसमें प्राण एक वायु है, 9 वायु और भी है। हालांकि नॉर्मल लोगों ने, जिसमें मैं भी था, जब तक मैं इन वैदिक शास्त्रों से परिचित नहीं था या उन चीजों को समझता नहीं था, तो हमारे लिए एक प्राण हमने सुन रखा था और एक अपान के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते थे। मगर जब मैंने ये वैदिक शास्त्रों के अंदर में गया, वहां से जानने का प्रयास किया, तो समझ में आया
कि हमारे शरीर में 10 तरह की वायु हैं, 10, और वो हर डिफरेंट जगह से संबंधित है, जहां से अगर उसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के साथ हम एसोसिएट करते हैं तो इतनी बढ़िया चीजें निकलती हैं कि आप हैरान हो जाओगे। अब दर्शकों, मैं आपको यह बता देता हूं कि वो कौन कौन सी वायुएं हैं। प्राण, ये आप जानते हो कि प्राण वायु हमारे शरीर को चलाने के लिए हम कहते हैं कि हम वायु सांस के रूप में अपने अंदर लेते हैं और वो ही हमारी प्राण वायु होती है। मगर जब प्राण वायु की लोकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो प्राण वायु की लोकेशन, अब आप समझिए, वो है बिटवीन नोज एंड जॉज। आपके नाक और आपके जबड़े के बीच में जो पीछे जगह है वहां पर आपकी प्राण वायु है। फिर सेंटर ऑफ द हार्ट, फिर सेंटर ऑफ द नेवल, आपके नाभि चक्र के मध्य में। इसी वजह से जब शरीर को जन्म मिलता है और आत्मा उसमें प्रवेश करती है तो आत्मा इसी नाभि चक्र के उसी सेंटर पॉइंट से एंटर करती है। फिर बिग टो, आपके अंगूठा, जो बड़े वाला अंगूठा, उसका टो। फिर सराउंडिंग कुंडलिनी, ये कुंडलिनी को सराउंड करती है। अभी तक आप देखिए, आप कुंडलिनी को सिर्फ इस तरह जानते हो कि मूलाधार चक्र में पड़ी है, एक ऊर्जा चक्र है वहां पर जिसको हम एक्टिवेट करते हैं और कुंडलिनी जागृत होकर ऊपर की तरफ चल पड़ती है। मगर कुंडलिनी के अगल बगल उसको सराउंड करने वाली जो ऊर्जा है वो ही हमारी प्राण शक्ति है, वो ही हमारी प्राण ऊर्जा है। अब ये पहली वायु है। दूसरी वायु अपान। अपान ये डिफरेंट तरह की वायु है। इसको आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि एक वायु है जो हमारे फेफड़ों में रहती है, एक वायु है जो हमारे पेट में जाती है। अब इसकी जो जगह है, जगह बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये आपके एनस यानी कि रेक्टम का एग्जिट पॉइंट, उसके बाद जनरेटिव ऑर्गन्स, थाइज, नीज, स्टमक, टेस्टिकल्स, नी कैप, हिप एंड नेवल एरिया। अब आप देखिए, कहीं ना कहीं पेट और पेट से जो नीचे का भाग है ये वहां पर संबंधित वायु है या ऊर्जा है। अब इसी वजह से जब ऋषि ये कहते हैं कि जब हम अपनी ऊर्जा को स्खलित करते हैं, डाउनवर्ड एसेंट की तरफ यूज करते हैं, तो वो हमें फायदा नहीं देती। मगर उसी ऊर्जा को जब हम परिवर्तित करके अपनी कुंडलिनी के थ्रू हम ऊपर की तरफ एसेंट में ले जाते हैं तो वो हमारे बेनिफिट में हो जाती है। और ये ही प्राण और अपान का मेन पॉइंट है। प्राण ऊर्जा से हम अपने आप को एलिवेशन की तरफ लेकर जाते हैं और अपान ऊर्जा ये हमारे शरीर को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो कुछ चीजें पुराने हमें शास्त्रों से या हमें अपने बुजुर्गों से मिली हैं, उसमें अब आप देखिए 3 चीजें बोली जाती थी: पादना, छींकना और डकारना। ये तीनों चीजें ये सेहत के श्रृंगार माने जाते थे, यानी कि फार्टिंग, स्नीजिंग और बर्पिंग। ये हमारी हेल्थ के 3 मेन पॉइंट्स थे। अब आप देखिए, जब ये तीनों चीजें बैलेंस में हो जाती हैं तो हम कहते हैं दिस पर्सन इज हेल्दी। अब ये जो हेल्थ का कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं अपान वायु के साथ ज्यादा रिलेट करता हुआ दिखता है। और हम वैसे भी कहते हैं कि पेट हर तरह की बीमारियों की जड़ है। और पेट का संबंध किस भाव से है? अब आप देखिए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को जोड़िए, यहां पर 6th भाव पेट के साथ संबंधित है। अब कौन सा भाव कहां संबंधित है, कौन से भाव को हम बैलेंस कर सकते हैं, कौन से भाव से एनर्जी को आगे लेकर जा सकते हैं, ये वीडियो लंबी हो जाएगी। मगर देखेंगे कि इसको एक वीडियो में कंप्लीट करते हैं या 2 या 3 वीडियोस लगेंगे, वो मैं देखूंगा। मगर पहले इस कॉन्सेप्ट को आपको मैं समझा दूं। अब तीसरी वायु की बात करते हैं। तीसरी वायु है आपकी, दैट इज व्यान। पहली प्राण, दूसरी अपान और तीसरी है व्यान। अब इसकी जो जगह है, अब आप वो नोट करिए, बिटवीन ईयर्स एंड आईज, बिटवीन ईयर्स एंड आईज।
इसके बीच में इसका स्थान है साइड्स ऑफ द नेक। नेक की साइड में है एंकल्स, नोज, थ्रोट, पोस्टीरियर रीजन। कहीं ना कहीं अब आप कहोगे आजकल कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं जगहों के ऊपर तो है। मास्क हम कहां पहनते हैं? अब आप देखिए हर चीज का रेलेवेंस जब उसको जोड़ा जाएगा तो जो चीजें निकल कर आएंगी, ये मैं आपको सिर्फ सुपरफिशियली बता रहा हूं कि इसका संबंध कैसे बनता है। ये हमारी व्यान वायु है। अब चौथी वायु है हमारी उदान। उदान वायु का स्थान जो है सभी जॉइंट्स। जब जॉइंट्स दुखते हैं हम कहते हैं जॉइंट्स या तो स्वेलअप हो गए या जॉइंट्स में हवा आ गई। अब वो वायु की ही गेम है। देखिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल जो साइंस है वो डिफरेंट तरीके से सोचती है। आयुर्वेद वैदिक चीजों को लेता है, मगर ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहां तक डीप जाकर चीजों को निकाला हुआ है। अगर हम उन सारी चीजों को ले लें तो हम परफेक्ट हेल्थ की तरफ जा सकते हैं। बिटवीन ईयर्स एंड आईज, ये हो गया। हाँ, हम बात कर रहे थे उदान वायु की। उदान वायु ऑल ज्वाइंट्स इन लेग्स एंड हैंड्स। ऑल ज्वाइंट्स इन लेग्स एंड हैंड्स। अब आप इसके साथ आप अपने भावों को एसोसिएट करिए, या मैं आपके लिए काम बता रहा हूं, आपको होमवर्क दे रहा हूं कि आप इन वायुओं को, इन प्राणों को अपने भावों के साथ एसोसिएट करिए कि आपके हाथों के और लेग्स के जॉइंट्स कहां जाते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। पांचवी बहुत इंपॉर्टेंट ऊर्जा है, दैट इज समान। ये 5 जो वायु हैं इनको वैदिक शास्त्रों में भी इंपॉर्टेंस दी है। टोटल 10 हैं, मगर 5 को प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, ये 5 वायुओं को इंपॉर्टेंस है। और समान वायु आपके पूरे शरीर में समानता के साथ प्रवाहित होती रहती है, यानी कि अपने बैलेंस फॉर्म में। या इसको जरा सा घुमा के समझिए, आपके शरीर की बाकी वायुओं को बैलेंस करने में इसका रोल है। या मैं आपको बात समझा रहा हूं। अब इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट वायुएं हैं। उसके बाद नाग वायु भी है। नाग का संबंध हम एक्सट्रीम इंटेलिजेंस से भी लेते हैं, नाग का संबंध हम पॉइजन से भी लेते हैं। फिर कूर्मा, टॉर्टोइज। अब वो भी देखिए, ये नाम दिए गए, इसका मतलब वो हुआ ये स्लो मूविंग होगी। नाग जो ऊर्जा होगी ये नाग की तरह, मतलब जो टेढ़ा मेढ़ा उसका मोशन होता है, ये उसकी तरह होगी। फिर उसके बाद क्रक्रा, ये थोड़ी सी फियर्स वायु है। देन देवदत्त, और आखिर में है धनंजय, यानी कि जिसका अंजन करने से यानी आपके शरीर में हर तरह का धन संचार हो जाएगा। अब देखिए ऋषियों ने नाड़ियों में 3 नाड़ियों को इंपॉर्टेंस दी, 14 में से 3 को, वायुओं में 10 में से 5 को। अब आप देखिए चीजों को समझिए कि ऋषियों ने भी आपको टोटल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी समझा दी, आपके शरीर के बारे में आपको बता दिया, आपको यह भी बता दिया कि आपको शरीर को अगर गवर्न करना है तो कैसे करना है, शरीर को बैलेंस करना है तो कैसे करना है, शरीर की ऊर्जाओं को एक्टिवेट करना है तो कैसे करना है। अब यहां पर मैं आपको एक और चीज बताता हूं। जब बात आती है मूलाधार चक्र या प्राण वायु को एक्टिवेट करने की, ऋषि याज्ञवल्क्य ने बहुत क्लियरली इस बात के बारे में बोला कि आपकी प्राण वायु को एक्टिवेट फायर से होगा, अग्नि से वो एक्टिवेट होती है। फायर इज एसेंशियल, फायर से वो एक्टिवेट होगी इन ए वे। अब ये भी एक बात है, हमारी सांसों में जो गर्मी है, जो हीट है, जो फायर है, ये इसी वजह से है कि हमारी वो वायु प्योर फॉर्म में हो, सात्विक फॉर्म में हो, क्योंकि फायर वायु के टॉक्सिन्स को, वायु की व्याधियों को जला देगी। यानी जो वायु हमारे शरीर में जाए वो शुद्ध वायु हो, प्लस उसमें हीट हो, क्योंकि हमारे बॉडी को हीटेड रखना या 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना, ये बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं। आपके प्राण एक्टिवेट होंगे आपकी
फायर से। और जब प्राण एक्टिवेट होंगे तो आपकी जो नाड़ियां हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी। अब आप देखिए, आप किस तरह की नाड़ी को एक्टिवेट करना चाहते हो? मन वाली नाड़ी को एक्टिवेट करना चाहते हो या सूर्य वाली नाड़ी को एक्टिवेट करना चाहते हो? सूर्य वाली नाड़ी को एक्टिवेट करके हम अपने बॉडी के टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। मन की जो लोग मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, इन सब्जेक्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, उनके लिए मन की नाड़ी का रास्ता यानी कि इड़ा का रास्ता पकड़ना ज्यादा बेटर होगा। मगर ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं। सबसे पहली बात है आपकी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए। अब थोड़ी सी बात, वीडियो लंबी हो रही है, वो मैं किसी अगले वीडियो में देखूंगा। थोड़ी सी बात जो मैं यहां पर आपको समझाना चाहता हूं, जब ऋषियों ने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, क्योर करने के लिए सिर्फ एक ही चीज को इस्तेमाल किया है और वो है उन्होंने राइट साइड ऑफ बॉडी, जहां से टॉक्सिन डिटॉक्सिफाई। अब राइट साइड यानी कि सूर्य का स्थान आपके चार्ट में कहां है? अब आप इस चीज को देखिए, सूर्य का चार्ट आपके पंचम भाव में सूर्य पड़ा है। पंचम भाव, यहां से अब आप देखिए चीजें कैसे खूबसूरत तरीके से निकलेंगी। अगर हम उसको एक्टिवेट करेंगे तो पंचम भाव का तृतीय स्थान वो ही उसका एफर्ट हाउस है, यानी कि सप्तम भाव। अगर हमने सप्तम भाव किस चीज का है? आपके बॉडी को बैलेंस करने का है, आपकी बॉडी में समानता लाने का है। आपके बॉडी में शुक्र का भाव है। शुक्र के पास ही क्यों कहा गया महामृत्युंजय विद्या पड़ी है। मगर पड़ी होने से कुछ नहीं होगा, आपको उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा और बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालना पड़ेगा, तब जाके वो नॉलेज, वो चीजें आपके काम में आएंगी। अगर आपने अपने सप्तम भाव को एक्टिवेट कर लिया थ्रू एफर्ट्स गिवन टू द हाउस ऑफ सन, तो आपका राइट साइड ऑफ बॉडी एक्टिवेट हो गई, आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिवेट हो गई और पिंगला नाड़ी के एक्टिवेट होते ही आपके शरीर में जो डिजायर्ड हेल्थ चाहिए वो मिल जाएगी। मगर ऋषियों ने क्लियरली ये बात बोली कि शारीरिक हेल्थ अकेले से कुछ नहीं होने वाला, मन की हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है। सो मन की हेल्थ को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मन का स्थान कौन सा है? चतुर्थ स्थान है, ये आप जानते हो। और मन का एफर्ट का हाउस कौन सा हुआ? वो आपका छठा भाव हुआ। यानी आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो साइकोलॉजी है, वो हेल्दी, स्ट्रांग होनी चाहिए। जब तक आपकी साइकोलॉजी वीक है, कमजोर है, डिजीज्ड है, तब तक आपको हेल्थ नहीं मिलेगी। क्योंकि छठे भाव से अगर हम सप्तम भाव की बात करें तो वो उसका गेन का स्थान होगा। अगर छठा भाव आपका वीक है, कमजोर है, नेगेटिव है, तो आपको हेल्थ नहीं मिलने वाली। और यहीं पे बात आ जाती है छठे से एट्थ, वो भी उसका थर्ड ही है। तो यहां पर चौथे का थर्ड और पांचवें का थर्ड। अब यहां पर एक टिप मैं आपको और देता हूं, शारीरिक हेल्थ के लिए आपको कौन सा भाव देखना है जहां पर आपको ऑप्टिमम हेल्थ मिलने वाली है? वो आपके पंचम भाव का 11th हाउस, पंचम भाव का 11th हाउस। इसी तरीके से मन की हेल्थ भी अगर आपको अच्छे ढंग से देखनी है तो चतुर्थ भाव के 11th हाउस, क्योंकि शरीर और मन की इच्छा पूर्ति उन्हीं भावों में पड़ी है। यह अब आपके लिए होमवर्क भी है और एक ऐसी चीज है जिसका क्लैरिफिकेशन मैं आपको अगले वीडियो में देने वाला हूं। सो दर्शकों, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, वैदिक शास्त्र, इनका समन्वय बनाइए, नेचर में आइए। मैंने तो नेचर को अपना लिया। हम कह सकते हैं वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम में आप भी आइए, आप सबका स्वागत है। और ये इतनी बड़ी साइंस है, अगर हम और आप मिलकर इकट्ठे काम करें तो हो सकता है कि हम दुनिया से बीमारियों के खात्मे का रास्ता खोज लें।
हेल्थ का रास्ता खोज लें। अगर शरीर हेल्दी है, मन हेल्दी है, तब आप स्पिरिचुअलिटी का रास्ता और जो हेल्थ से उपजा हुआ आनंद है उस रास्ते को आप ले पाओगे। सो दर्शकों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और जो दर्शक मेरे साथ इस यात्रा में जुड़ना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन लेना चाहते हैं, उन सब के लिए मेरा एक ही फ़ोन नंबर है, दैट इज़ 9881164480। आप उस पर फ़ोन करके मेरे से कांटेक्ट बना सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और जो दर्शक अभी तक इस एस्ट्रो इंटेलिजेंस के वैदिक नॉलेज के खजाने से दूर हैं, आप सबसे निवेदन है कि उनको भी इसी फोल्ड में लेकर आइए, ताकि वैदिक नॉलेज का अपार खजाना, जिससे शरीर, मन, आत्मा और परमात्मा तक का रास्ता आपको दिया जाता है, उस रास्ते पर आप सभी को बुलाइए नहीं, जबरदस्ती उनको लेकर आइए, ताकि उनका भी इंटरेस्ट अच्छा बने, अच्छी चीज़ों में बने। और सबसे बड़ी बात है, थोड़ी सी जबरदस्ती करके अगर किसी को कोई अच्छा गिफ्ट दे दिया जाए तो इससे बढ़िया समाज के लिए हम कोई कार्य नहीं कर सकते। तो ये समाज सेवा की बात है। सो दर्शकों, इसी आशा, विश्वास और बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।